हाँ जी बच्चा पार्टी, वेलकम वंस अगेन। आई एम जितेंद्र के आर शुक्ला एंड माय इनिशियल इज JRK। आज जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि ये क्वेश्चन सीरीज चलती रहेगी, और जो बच्चे इसमें पहली बार इसको देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, अगर किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो मैंने प्लेलिस्ट पर सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। छोटा छोटा पार्ट नहीं किया है, कंप्लीट वर्क एनर्जी पावर को सीरियल से किया है। तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। बेसिक्स के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेस्ट क्वेश्चन सीरीज, जिसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आज दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, अगले वाले में दूसरे टाइप के होंगे। यानी अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो अच्छे आने वाले हैं, और उसमें देखेंगे कि मिक्स कॉन्सेप्ट हम कैसे हैंडल करेंगे। तो जैसे अगर मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चन नंबर 1 से, लास्ट वाले पोर्शन में जब मैंने इसको किया था तो फ्रिक्शन नहीं लिया था, है ना। अब देखना, अगर मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहां से मैंने लास्ट में छोड़ा था। ये एक चेन है और इसका लेंथ है L और मास है M, बट इसमें फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है म्यू इस टेबल के साथ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द मिनिमम लेंथ, यानी फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ द चेन सो दैट इट विल नॉट स्लिप, यानी जो ऊपर वाला पोर्शन है, अगर मैं ये 1 पॉइंट बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ और इसको 3, तो कितना मिनिमम लेंथ होना चाहिए टेबल के ऊपर जिससे ये स्लिप ना करे। तो बहुत आसान सा लॉजिक है, अपने आप से बातें करो और ये पूछो। हर क्वेश्चन में देखो क्या सीखते हैं कि चेन का जो इतना पोर्शन है ये वाला, ये इसको नीचे की तरफ पुल करना चाहेगा ड्यू टू वेट। जैसे ही ये इसको पुल करेगा, इस चेन को अपने मोशन को रोकना है। बट रोकेगा कौन? तो आंसर है कि जो इसके बीच में फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन कब लगता है? जब रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है, मतलब जैसे ही चेन आगे जाने की टेंडेंसी रखेगी, यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। अब सोचो, प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पर इसका वेट निकालना चाहता हूँ। देखिए, एक एक स्टेप फिजिक्स में आगे बढ़ता है। पहले आया बेसिक कॉन्सेप्ट कि चेन का ये पोर्शन नीचे खींचेगा। अब मुझे mg चाहिए, तो mg के लिए मुझे मास चाहिए। तो मास के लिए क्या है, इसमें m/l कर दो। m/l करने से फायदा क्या है? चेन की 1 मीटर का मास कितना हमें मालूम पड़ गया। हम कितने लेंथ का मास लेना चाहते हैं, तो जैसे ही तुम अपने आप से पूछोगे कितनी लेंथ का, तो अब तुम्हें एजम्पशंस लेने होंगे। मान लो 1 से 2 तक का डिस्टेंस x है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बचेगा, क्योंकि टोटल था l/x, मैं कितने मास का वेट निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आंसर हो गया l-x का। ये मास है, वेट नहीं। तो यहाँ g से मल्टीप्लाई करोगे, अब ये वेट हो जाएगा। ये वो फोर्स है जो इसको नीचे लेकर आएगा। अगर इस चेन को रुकना है तो ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होना चाहिए। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स? जो 1 और 2 के बीच में चेन के वेट की वजह से लगेगा। बट यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो 1-2 फोर्स है, इसका वैल्यू कम या इक्वल होना चाहिए किसके साथ? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के। क्यों? क्योंकि चेन के वेट को रोकना है, तो फ्रिक्शन फोर्स इतना लगे कि वो रोक ले। अब लगने वाला फोर्स भी उतना होना चाहिए जितना कि टेबल ने इसको दिया है। अगर जितना हमें चाहिए उतना फोर्स हमें नहीं मिला, टेबल ने नहीं दिया, तो स्लिप कर जाएगी। तो पूरी बात लिखने का मतलब है, ध्यान से सुनो, जो ये वेट नीचे पुल करेगा वो फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए, और ये वाला फ्रिक्शन जो इस पर अप्लाई होगा उसका वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से कम हो तो ज्यादा अच्छा है। तो अब इस कंडीशन के साथ हम जब आगे बढ़े तो m/l हुआ, l-x हुआ, g हुआ। अब ये 1-2 इक्वल होना चाहिए, मैंने लिख दिया। अब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता कितना है? फॉर्मूला वही mn होता है। अब ये mn अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूं? तो देखिए, ये तो हमारा फ्रिक्शन चल रहा है, म्यू म्यू रहेगा, n का मतलब होगा mg। अब mg में फिर वही दिक्कत आ गई, मास कितना लूं? तो मास के लिए फिर लिखोगे m/l। अब कितनी लेंथ का मास चाहिए, तो हमने लेंथ को x कंसीडर किया है, तो मैं यहाँ x लिख दूंगा। ये मास आया। g के लिए मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। अब यहाँ से साफ देखो अगर इक्वेशन को ध्यान से, इधर था m/l और l-x/g। अब मैं g से g को कैंसिल करूंगा, m/l से m/l को कैंसिल करूंगा, यहाँ से आएगा l-x, और इधर से क्या मिला? μx। अब देखिए, अगर मैं x को कॉमन लूं तो ये आएगा 1 प्लस म्यू, क्योंकि ये x उधर आएगा, यहाँ रह जाएगा l, तो x का वैल्यू आएगा l 1 प्लस म्यू। इस प्रॉब्लम से हमने क्या सीखा कि ऐसे क्वेश्चन के साथ मिक्स करके जब कोई अच्छा क्वेश्चन बनाया जाएगा तो यहाँ पर हमारा टाइम बचेगा। अगर लेंथ से रिलेटेड आता है
तो हम टोटल लेंथ लिखेंगे और 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखेंगे और हमें इसका मिनिमम लेंथ मिल जाएगा। तो अब इसी कंटिन्यूएशन में अगले पेज पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। हाँ जी बच्चा पार्टी। अब इसमें देखो जैसे ये क्वेश्चन है उसी को मैंने थोड़ा सा और ट्विस्ट करके बताया जिससे तुम्हारा डर निकले। चेन वही है, क्वेश्चन पूरा वही है, कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ मैंने इसमें ये बोला है अब वर्क डन बताइए, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन व्हेन चेन विल बिकम्स वर्टिकल। मतलब ये वाला जो डायग्राम बना है ये पूरा चेन यहाँ से स्लिप कर जाए और स्लिप करने के बाद व्हेन इट विल बिकम्स वर्टिकल तो फाइंड आउट वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, हम सारी चीजें हमारे दिमाग में एक साथ आने लगती हैं, हम डर जाते हैं। अपने बेसिक्स कभी मत छोड़ो, प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। देखो मैं अगर स्टूडेंट होता तो कैसे अप्रोच करता, मैं वो बता रहा हूँ। बहुत जल्दबाजी में नहीं करूंगा क्योंकि अपना टारगेट है कॉन्सेप्ट सीखना, ना कि क्वेश्चन के आंसर निकालना। अब सोचो अगर मुझे वर्क डन चाहिए तो हमने फॉर्मूला ये पढ़ा है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और ये कॉस थीटा। इसमें ये डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, अपने आप में हर बार दोहराना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। सोचो यहाँ पे फोर्स कौन है जिसका वर्क डन हमें निकालना है। तो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया है फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन बताना है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लिखना है सर, तो क्या लिखूं, म्यू एन लिखोगे, लिख दिया। अब दूसरा नंबर ये आपसे पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे, तो डिस्प्लेसमेंट में मुझे 1 से और 2 के बीच का चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 से 2 का जो पोर्शन है जब वो पूरी तरह से नीचे स्लिप कर जाएगा तभी तो चेन वर्टिकल होगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम कितना लेना चाहिए, 1 और 2 के बीच में जो चेन का लेंथ दिया है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो चलो मैंने इसको लिख दिया x12, ये भी हो गया। आगे मैं बढ़ा तो मैंने देखा मुझे एंगल चाहिए फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड तो फोर्स लेफ्ट साइड, तो सर ये एंगल होगा 180। देखिए सब कुछ कर लिया, आगे बढ़े, मतलब माइनस साइन आएगा, हमने लगा दिया, म्यू आया, लगा दिया। अब मुझे नॉर्मल चाहिए, जैसे ही नॉर्मल आएगा तो अब अपने आप से पूछो कि चेन का मास यहाँ तक फैला हुआ तो नॉर्मल हर जगह बन सकता है, हर चेन की कड़ी के साथ नॉर्मल फोर्स बनेगा। तो क्या इतने सारे नॉर्मल लेके मैं सॉल्व कर पाऊंगा सर, बिल्कुल नहीं। तो उस इससे हटने के लिए क्या हमें कोई रास्ता बताया गया है, हाँ। क्या रास्ता है कि ऐसी सिचुएशन में एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया जाता है और जैसे मैं यहाँ पर बोलूं कि ये जो चैन थी हमारी ऐसे, इसमें एक छोटा सा पोर्शन है जिसका मास मैं डीएम मानूं और जिसकी जो लेंथ है उसको डीएक्स मानूं, तो क्यों ना हम इसी का नॉर्मल निकाल लें, बाद में इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए दिमाग खुल गया। अब सर वो एलिमेंट का मास कैसे आएगा, तो सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ लिखो। अब कितने लेंथ का मास चाहिए, डीएक्स का चाहिए, तो यहाँ डीएक्स लिख दो। लो मास आ गया, ध्यान रहे ये मास आया है, हमें वेट चाहिए क्योंकि नॉर्मल होगा एमजी के इक्वल, तो यहाँ जी लिख दो। हो गया माइनस, अब ये 1 2 आएगा। 1 2 में अगर पुराना वाला कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में चल रहा है तो हम उसको बहुत जल्दी यूज कर देंगे। क्या बताया था मैंने, ये मिनिमम लेंथ कौन है, कौन सी वो लेंथ है जो चैन को रोके पड़ी थी, क्योंकि जब तक तुम्हें वो नहीं पता होगा ये क्वेश्चन तुम छू भी नहीं पाओगे, क्योंकि चैन टेबल पे रखी हुई थी। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में पूछा था वो लेंथ कितनी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए कि चैन वहां रुक जाए। तो अभी देखो मैंने बताया था कि एल लिख देना और 1 प्लस म्यू लिख देना। देखिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। यहीं पर हमें समझाना था, मेजर चीज थी इस प्रॉब्लम की ये। और अगर मान लो चलो अभी ये क्वेश्चन में इतना लेंदी सर हम क्यों लिखे, हम अभी नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, यहाँ कर दो 1 2 आ गया। तो ये देखिए डी डब्ल्यू आ गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे किया जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। माइनस का म्यू एम बाई एल कॉन्स्टेंट है, इसको हम टच करेंगे नहीं, जी भी हमारा कॉन्स्टेंट है। अब हम अगर इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन के लिए हमें यहाँ लिखना होगा x12 और ये dx। अब लिमिट का नंबर आएगा तो मैं लिमिट क्या लूँ, बात वही है। देखो चेन 2 पॉइंट से चलना स्टार्ट होगी, इससे पहले यहीं रुकी थी, तो यहाँ पे मान लो 0। टोटल चेन का फाइनल लेंथ कितना नीचे खिसकाना है, तो वो आएगी जो मिनिमम लेंथ थी जो मैंने अभी बताया था, तो यहाँ पे लिमिट होगी L प्लस 1 अपॉन, ये लो लिमिट समझ में आ गई। यही समझना था कि मिनिमम लेंथ अपर लिमिट इसकी होगी। तो अब ये क्या बनेगा हमारे सामने, अगर मैं और आगे जाऊं तो यहाँ लिखूंगा म्यू एम जी बाई एल, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब ये x का इंटीग्रेशन जो मैंने 1 2 लिया है तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो x स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और ये देख लो लिमिट क्या है
L अपॉन 1 प्लस म्यू। यहाँ से फिजिक्स का काम खत्म। अब इसमें इंटीग्रेट करोगे 1/2 आएगा, स्क्वायर आएगा, लिमिट रखोगे, जब कैलकुलेट करोगे तो माइनस का म्यू एम जी एल और 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ अपर लिमिट रखोगे, लोअर एलसीएम वगैरह लोगे और ये सॉल्व हो जाएगा। इस प्रॉब्लम से हमने क्या सीखा कि अगर मुझे वर्क डन जानना है चेन के स्लिप होने का, तो मुझे ये भी तो जानना है कि चेन की वो लेंथ कौन सी थी जो स्लिप हो गई। वो कौन बताएगा? वो बताएगा कि जब चेन टेबल पे रखी थी तो कितनी कम से कम लेंथ में टेबल पे छोड़ दूं जिससे चेन वहीं पे रुक जाए। तो जब डिस्प्लेस होगी तो उतनी ही लेंथ होगी जितनी पहले रखी थी। वो हमें लिमिट बताएगी। और बेसिक्स कभी मत छोड़ो, प्रॉब्लम में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो विल सी द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट नोट्स में इसके फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक हेमीस्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस है r। अब ऊपर वाला जो सरफेस है हेमीस्फेयर का, उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू। मतलब ये जो सरफेस है वो सरफेस हमारा किस टाइप का है? स्मूथ नहीं है। यहाँ पर एक कोई पर्सन है जो इसको पुलिंग फोर्स पी से स्लोली स्लोली इसको पुल करता है। मैं स्लोली स्लोली क्यों बात कर रहा हूँ? मतलब जिससे कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो, स्पीड चेंज मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो ये पर्सन है इस ब्लॉक को पुल करेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब इस ब्लॉक को ए से बी तक लाया जाता है तो ये जो स्ट्रिंग का टेंशन है ये कितना वर्क करेगा। मतलब to pulling this block on a hemispherical rough surface where coefficient of friction is mu, then find the work done by the tension in the string to pull this block from A to B. This is the question. अब मैंने अभी क्या समझाया था? देखिए यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि दो मेथड से करूंगा, किस मेथड को लेके वर्क पावर एनर्जी में एंजॉय करना है। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को अप्रोच करूं मेथड 1 से, यानी मैं इसको एक बेसिक पर लेके जा रहा हूँ और बाद में बताऊंगा क्या करना है। तो अगर मुझे इसका वर्क डन बताना है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि इसका सिचुएशन है क्या। मैं ये मान लूंगा कि वर्टिकल ये है, यहाँ पर अभी ये ब्लॉक आ गया। अब ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की। सपोज करो कि ये जो थीटा है, थीटा मैंने लिया कहाँ से है, ये ध्यान रखना, वाई एक्सिस से। और ये हमारा आर था, ऐसे ब्लॉक चला। जब ये ब्लॉक यहाँ पर आएगा तो एक फोर्स होता है जो अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता, और वो होता है mg। तो यहाँ पर इसका mg लगेगा। अब सोचो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। तो mg का अगर हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे तो यहाँ पर कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट इस पर लगेगा वो होगा mg sin थीटा, है ना। यहाँ पर देखिए नॉर्मल फोर्स होगा, और ये जो टेंजेंशियली इसको पुलिंग किया जा रहा है ये टेंशन यहाँ पे लगा होगा, क्योंकि जब पुल करोगे स्ट्रिंग से तो टेंशन इसको ऊपर लेके जाएगी। अब देखो इसको, मुझे यहाँ पे वर्क डन बताना है टेंशन का, और ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। तो अगर मैं पूछूं कि देखिए बेसिक पे जाना है, मैं यहाँ लिखूंगा वर्क डन बाई टेंशन, यानी पहले मुझे टेंशन लिखना है, फिर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट लिखना है, और फिर कॉस थीटा का एंगल देखना है। तो उसमें कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ वर्क डन बाई द टेंशन। तो टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, यानी बी की तरफ जाने में, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है बी की तरफ जाने में। तो थीटा होगा 0, तो ये आएगा प्लस। अब इसमें क्या चाहिए? अब हमें दो चीजें चाहिए, एक तो टेंशन चाहिए और ऊपर से डीएल चाहिए। एक फॉर्मेट और बना लेते हैं। आप इसको कहाँ से कहाँ खींचोगे? तो जब एंगल मैंने वाई एक्सिस से लिया और ये ब्लॉक वाई पर पहुंच जाएगा, मतलब इस पॉइंट पर जो बी है, तो इसका थीटा जो मैंने माना हुआ है वो थीटा तो 0 हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये पूछूं कि जहां ये ब्लॉक रखा हुआ था वहां पर कितना एंगल आपको आना पड़ेगा, तो आंसर होगा सर 90 आना पड़ेगा। तो इसकी लिमिट होगी 90 डिग्री से 0 डिग्री। बेसिक फॉर्मेट आपने बना दिया। अब बोलो क्या चाहिए? अब हमें सिर्फ यहाँ पे चाहिए टेंशन। तो चलो पहले इसका टेंशन निकाल देते हैं। देखिए टेंशन क्या है, जब इसको पुल करोगे तो सबसे पहले इसमें पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। और फ्रिक्शन हम निकालते कैसे हैं? म्यू एन से। और कोई फोर्स है जो टेंशन को रोक रहा है, इन टेंशन के अगेंस्ट है? यस बिल्कुल है। और वो कौन है? ये देखिए एम जी साइन थीटा है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एम जी साइन थीटा। फोर्स आ गया। अब मुझे चाहिए इसका डीएल। अब ये डीएल कैसे लाऊं? तो डीएल के लिए करना ये है
कि यहाँ पर हमें ये मानना पड़ेगा कि जैसे मैंने अभी ब्लॉक को माना था कि ब्लॉक इस समय कहाँ पर था, ब्लॉक मान लो यहाँ पर था, या इसको और देखो यहाँ से मैं अच्छे से बता दूं, अ, इधर बना देता हूँ जिससे कि समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये है, ये ब्लॉक इस जगह थीटा एंगल पर था। अब मैंने माना कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया और ऐसे, जब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा, मतलब कितना एंगल घूमा, ये वाला डी थीटा, और पूरा एंगल कितना था, थीटा। तो ये वाली जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये चला, यही था हमारा डीएल। और ये कई क्वेश्चन में किया है तो समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इस डीएल का वैल्यू लिखना चाहूं तो वो होगा आर डी थीटा, क्योंकि एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो डीएल निकाल दिया। अब देखिए दोनों चीजें आ गई। अब इसकी वैल्यू चलो यहाँ पे रखते हैं। तो वर्क डन निकालना है तो डी डब्ल्यू इक्वल होगा, लिमिट होगी 90 डिग्री से 0 डिग्री, टेंशन मैं लिखूंगा म्यू। अब मुझे नॉर्मल फोर्स चाहिए, तो नॉर्मल फोर्स इस फ्री बॉडी डायग्राम में देखो ये नॉर्मल है एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखो एम जी कॉस थीटा, ये हो गया म्यू एन। आगे चलो तो यहाँ पर आएगा एम जी साइन थीटा, ये भी हो गया। फिर इसके बाद जो मेरा डीएल था, डीएल का वैल्यू था आर डी थीटा, सारी चीज हो गई। अब इसमें देख लो ऐसी कौन सी चीज है जो मैं सब में कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से देखिए एम जी ये है, एम जी ये है, और आर। तो मैंने क्या किया, एम जी आर को बाहर लिख दिया, ब्रैकेट लगाया। आगे देखा ये लिमिट है 90 से 0, इसमें से सिर्फ मेरे पास यहाँ पे म्यू बचेगा, ये कॉस थीटा डी थीटा। इस वाले ब्रैकेट में आओगे तो लिमिट वही रहेगी 0 90 से 0, और इसको लिखोगे साइन थीटा डी थीटा, और ये आपको देगा डी डब्ल्यू। तो इसमें क्या किया हमने, टेंशन निकाला, लिमिट पे डिस्कस किया कि एंगल कहाँ से लिया, वाई से लिया। तो जब बी पर पहुंचा तो एंगल 0, जब चला तो 90। अब इसमें देखिए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करोगे साइन थीटा आएगा, साइन का करोगे माइनस कॉस थीटा आएगा। लिमिट बिल्कुल आसान सी दी गई है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो एम जी आर कॉमन है, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आएगा 1 + म्यू। और ये जो रिजल्ट आते हैं ना एम जी आर 1 + म्यू, अगर इनको हम याद रखें तो बहुत अच्छा होता है। अब देखो एक अप्रोच तो मेरी ये थी। सोचो अगर मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा छोटा करना चाहूँ, यानी कुछ और सोच सकते हैं क्या, बिल्कुल। वर्क एनर्जी थ्योरम, पूरे वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन में एक दो को छोड़ के वर्क एनर्जी पावर से सॉल्व किए जा सकते हैं। देखना वो थ्योरम ये कहती है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। यहाँ पर जरा हम सोचते हैं हो क्या क्या रहा है। मुझे एक नॉर्मल फोर्स दिखाई दिया, मैंने लिखा वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स। मुझे ग्रेविटी फोर्स दिखाई दिया, मैंने लिख दिया वर्क डन बाई ग्रेविटी। मुझे यहाँ पर टेंशन दिखाई दिया, मैंने लिख दिया वर्क डन बाई टेंशन। देखिए नॉर्मल भी है, ग्रेविटेशनल भी है, टेंशन भी है, फिर मुझे दिखा यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, मैंने वो भी लिख दिया। ये वो फोर्सेस हैं जो इस पे वर्क कर सकते हैं, करेंगे नहीं बाद में। ये इक्वल होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यही हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब जरा सोचो, इस ब्लॉक पे जो यहाँ पे ये रखा हुआ था, जो नॉर्मल फोर्स लगा, ये या ये लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। अगर पर्सन इसको छोड़ देगा तो ब्लॉक नीचे गिरेगा, खींचेगा तो ऊपर जाएगा। नॉर्मल के साथ तो एंगल 90 ही रहेगा ना, तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे वर्क डन 0 हो गया। अब मैंने सोचा कि इसमें वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा क्या, हाँ होगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, mg नीचे लगेगा तो ये 0 नहीं होगा। फ्रिक्शन ये भी होगा। टेंशन हमें निकालना है, तो देखिए हमने लिखा वर्क डन बाई टेंशन, उधर जाने पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन निगेटिव होगा, और वर्क डन बाई ग्रेविटी भी निगेटिव होगा। अब मुझे चाहिए वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि जो हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है वो लेंथ ली जाती है, और अगर नहीं रटना है पूरा देखना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले mg को निपटा देता हूँ। कितनी कंजर्वेटिव है, बी ब्लॉक पर जब बी पॉइंट पर हमारा ब्लॉक जब पहुंचेगा तो कितनी हाइट चलेगा, अगर रेफरेंस लाइन हमारा ग्राउंड फ्रेम है तो आर, तो ये हो गया एम जी आर। अब मुझे वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना है, तो फ्रिक्शन मैंने अभी करके बताया था, क्या करने वाले हो, यहाँ से π/2 से चलेंगे, 0 तक हम जाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे म्यू एन, और साथ में होगा आर डी थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो फिर से वही आ जाएगा एम जी आर 1 + म्यू। मतलब मेरा सजेशन ये है कि ये जो थ्योरम है ना, ये किसी बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देती है। तो ये हमने एक डिस्कस किया। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें
अब देखो इसका जैसे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखते हैं क्या बोला है। ये हेमिस्फेयर है, इसमें ये ध्यान रखना है इस बार मैं फ्रिक्शन लेने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अब ये एक फोर्स लगा हुआ है, पूरी बात ध्यान से समझाता हूँ। यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ये लगा हुआ है। स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो के है, और ए ओ तक यहाँ पर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में रहता है। मतलब स्प्रिंग के अंदर किसी टाइप का कोई गुस्सा नहीं है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कोई एलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है। अब यहाँ पर एक फोर्स लगाया गया पी, और इसका सोर्स हो सकता है ऐसे कहीं भी दे दिया जाए, मान लो ऐसे बना दिया जाए, कैसे भी बनाया जा सकता है। प्रीवियस क्वेश्चन के आगे की ट्विस्टिंग है ये। अब इसमें कंडीशन ये दी गई कि जो ये फोर्स लगाया जाएगा, एक्ट सच दैट मास एम मूव स्लोली ऑन दी हेमिस्फेयर, यानी फोर्स को धीमे धीमे ऐसे लगाना है कि ये ब्लॉक स्लो स्लो मूव करे। कहने का मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स में और ब्लॉक के बीच में इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहेगा। स्प्रिंग भी अपना काम करेगी, आप पुलिंग भी करते जाइए। तो ये बताइए, वर्क डन बाई दिस फोर्स, जो मैंने एफ से लिखा इसको पी कर देते हैं, यानी जो ये फोर्स पी है वो कितना वर्क डन करेगा अगर मैं इस ब्लॉक को ए से बी लेकर आऊं। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में और इसमें क्या फर्क है, उसमें फ्रिक्शन दिया था पर स्प्रिंग नहीं था। इसमें क्या है, फ्रिक्शन हटा दिया बट स्प्रिंग लगा दिया। अब सोचो अगर मैं इसको पहले वाले मेथड से लेके जाऊं, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले इसके फोर्स निकालोगे, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, फिर एलिमेंट लोगे, फिर डीएल निकालोगे, आर डी थीटा करोगे, इंटीग्रेट करोगे, एंगल लोगे, तब जाके आंसर आएगा। आंसर आएगा पर टाइम लेगा। सोचो अगर मैं इसको इस तरह से सोचूं कि वर्क डन बाई नॉर्मल और वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई स्प्रिंग, और भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, इतनी सारी चीजें यहाँ पर देखिए आ गई। वर्क डन बाई नॉर्मल होगा नहीं, मैंने जीरो कर दिया। वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पर है ही नहीं। अब आगे देखो, वर्क डन बाई स्प्रिंग, यस लगी हुई है, और वर्क डन बाई पी, पी मतलब जो हमने फोर्स लगाया। जितनी चीजें दिखाई दें सबको लिख लो। अब सबको लिखने के बाद हमारी थ्योरम ये कहती है कि ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। मैंने कहा था ना, शॉर्ट नोट्स का सबसे पहला लाइन ये इक्वेशन होनी चाहिए। ये इक्वेशन सब कुछ बताएगी। सोचो यहाँ फ्रिक्शन भी होता तो क्या होता, मैं इस फ्रिक्शन वाले टर्म को जीरो नहीं करता बस, और नया क्या है। तो अब इसमें देखो, मुझे चाहिए वर्क डन बाई पी, यानी जो मैंने यूज किया। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो क्या आएगी, देखना माइनस आएगा वर्क डन बाई ग्रेविटी, और मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो वर्क डन बाई स्प्रिंग आ गए। अब जरा यहीं पे सोचना, माइनस दोनों हो जाएंगे, मैंने कॉमन ले लिया। क्या ये दोनों फोर्स, अगर मैं ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव है। देखना क्वेश्चन को इजी कैसे किया जाता है, आंसर होगा यस सर, क्योंकि ग्रेविटी और स्प्रिंग दोनों कंजर्वेटिव होते हैं। अच्छा, अगर ये कंजर्वेटिव हैं तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स मैंने तुम्हें क्या बताया था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो अब तुम यहाँ तक आ गए। अब अगर मैं इस माइनस को जो इस फॉर्मूले में था यूज करूं, तो ये क्या बन गया, फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल, ये आपको देगा वर्क डन बाई पी। देखिए कॉन्सेप्चुअली डिस्कशन हुआ, कितने आराम से आया। अब इसमें सोचो कि अब मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ, तो मुझे रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट में हेमिस्फीयर के बॉटम को ले लूं। अब यहाँ पर बताओ, स्प्रिंग के पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। क्यों? उसके अंदर कोई गुस्सा नहीं है, वो नेचुरल है। जब यहाँ से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ इस जगह, तो ये ब्लॉक यहीं पे रखा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, रेफरेंस पॉइंट पे रखने का मतलब है हाइट तो जीरो है, तो सर इसका ग्रेविटेशनल भी जीरो, स्प्रिंग का भी जीरो। अरे ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, तो ये भी जीरो हो गई। डिस्कस करते करते हम वहां तक पहुंच गए कि वर्क डन बाई पी जो होगा वो सिर्फ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। यानी इस क्वेश्चन का इतना ड्रामा किया गया, स्प्रिंग लगाई गई, पुलिंग किया गया, स्लोली बोला गया, सब कुछ समझाया गया, लेकिन हमने जब अपने कॉन्सेप्ट को डाला तो मुझे सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि अब अगर मुझे इसका वर्क डन निकालना है तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे निकालनी है। तो बी पॉइंट पर जब ये ब्लॉक पहुंचेगा तो एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी ग्रेविटेशनल वाली, तो इसका मास कितना होगा, mg।
रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट पर ये गया, जो इसकी रेडियस होगी, लो mgr हो गया। पर एक पोटेंशियल एनर्जी और है, वो स्प्रिंग की है और वो हमेशा पॉजिटिव होती है, मैंने बताया है पीछे, अगर नहीं है तो पीछे वाले वीडियो देखो। और इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर। हो गया। अब इसमें मुझे x चाहिए, तो x लाने के लिए क्या करूंगा, यहां से अब मैं इसमें एक बेसिक बताऊंगा। जब हम आर्क निकालते हैं तो क्या करते हैं, रेडियस को एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर रेडियस r है, जब ये a से b जाएगा तो पूरा 90 एंगल रोटेट करेगा, यानी पाई/2। तो ये देखिए l, और यही होगा तुम्हारा x। ये क्या है, x इस फॉर्मूले में हमें बता रहा है कि x का एलोंगेशन लो। तो एलोंगेशन कितना होगा, ये जब ब्लॉक यहाँ पहुंच जाएगा तो स्प्रिंग पुल होते होते यहाँ तक आ जाएगी। तो ये जो स्प्रिंग का एलोंगेशन हुआ, ये लेंथ, ये चाहिए। तो लेंथ मतलब आर्क, आर्क मतलब रेडियस इंटू एंगल, रेडियस एंगल किया तो πr/2 आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, mgr प्लस हाफ लिखा, k लिखा, और x की जगह क्या लिख दिया, πr लिखा/2 लिखा और स्क्वायर कर दिया। अब ये जो लिखा है ये आंसर है। अब इसमें करना क्या है, जो भी वैल्यू अब न्यूमेरिकल बनाना है, के का वैल्यू दे दो। कुछ बुक में या सीट्स वगैरह में, डीपीपी वगैरह में देखोगे तो इस प्रॉब्लम को ऐसे भी बनाया गया होगा। तो चलो अब इसमें कितने भी क्वेश्चन आ जाएं, क्योंकि हमारा काम था कॉन्सेप्ट समझना, ना कि आंसर निकालना। अब देखिए यहाँ पर ये के है। अब मैं इसी प्रॉब्लम में बोलता हूँ कि ये ब्लॉक यहाँ ए से चलेगा और बी पर पहुंचेगा, और ये एंगल होगा 60 डिग्री। सेम फोर्स होगा पी। बताइए वर्क डन कितना होगा इस फोर्स का। क्या किया, अभी मैं इसको बी पर ले जा रहा था, अब मैं इसको बी पर यहाँ ले गया, नया क्या हुआ, ध्यान से देखो तो सिर्फ इसमें एक्स की वैल्यू बदलेगी। एक्स की वैल्यू अब कितनी होगी, यानी लेंथ, हमें लेंथ निकालनी है तो रेडियस इंटू एंगल। अब एंगल कितना होगा, π/3, क्योंकि एंगल 60 है। अगर 30 कर लें तो π/6 रख दो। तो x की वैल्यू जो मैंने πr/2 यहाँ यूज की, अब ये वाली रख देना। एक चीज और बदलेगी, और वो क्या होगी, ये वाली r, यानी हाइट। अब ये हाइट कैसे निकालोगे, क्योंकि अब जो हमारा ब्लॉक आया वो 60 डिग्री पर यहाँ पर है, तो ये वाली हाइट हमें चाहिए। रेडियस हमें दिया हुआ है, एंगल मुझे 60 पता है। हाइट निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर मान लो मैं साइन 60 लिख दूं, तो साइन 60 क्या होगा, ये वाली हाइट होगी और ये r होगा। तो h का वैल्यू अब कितना होगा, r√3/2। ये लो भाई, जब यहाँ बीच में रोकोगे तो हाइट ही तो चाहिए। मतलब कहने का ये है, कॉन्सेप्ट वही होगा जो हमने डिस्कस किया, कि आपको निकालना है इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जहां पर ब्लॉक जाके रुक जाएगा वहां दो चीजें चाहिए होंगी। नंबर 1, एक्स का वैल्यू कितना है, मतलब स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना है जो आर्क से आएगा। दूसरा, उसकी ग्रेविटेशनल हाइट क्या है जो टिक्नोमेट्री से निकाल लोगे। अब सोचो बच्चा लोग, यहाँ फ्रिक्शन भी दे दिया जाए, तो फ्रिक्शन के वर्क डन में एक बार जब मैंने वेरिएबल पोस्ट का वीडियो अपलोड किया था, तो ये बताया था फ्रिक्शन वर्क डन जब निकालना तो μmg लिखना, और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो अब ये μmg रहेगा, मान लो ये कहीं पे लेके जाते हैं, या r से मल्टीप्लाई करेंगे, वो r ऐड कर दिया जाएगा। मतलब ये ठंडे दिमाग से सोचो, क्वेश्चन कंसेप्चुअली समझो। तो यहाँ पे कितना बड़ा डरावना क्वेश्चन लगा हुआ था और हमने उसको कितने आराम से इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5।